जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ साथ पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग जो आपका क्लास 10th का साइंस का जो आपका ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू का जो पोर्शन होने वाला है उसके लिए कुछ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं। और बात मानो भाई साहब, अभी से लेके एग्जाम तक की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल का आइकन दबा लेना है ताकि जैसे वीडियो डाले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि भाई साहब प्रीतम अकाडमी जब तैयारी कराने में उतरते हैं ना, तब हर एक बच्चा बोलता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैथ और साइंस का जिम्मेदारी मेरा है। अभी से लेकर जब तक आपका मैथ का और साइंस का एग्जाम नहीं हो जाता, प्रतिदिन आपको मैथ का और साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली साइंस की बात करूं तो मैं रोज का मेरा टारगेट रहेगा कि 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने का जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और बात मानो, इतने क्वेश्चंस करा डालेंगे ना कि भाई साहब एक एक क्वेश्चंस को आप लोग फाड़ चीर के लिख के आइएगा, टेंशन लेना आपको। ठीक है, और उसी प्रकार से भाई साहब सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, सब्जेक्टिव भी कवर कराऊंगा और मैथ का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कवर कराऊंगा। टेंशन लेना, आपको रोज वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का मैं कुछ दिन में डालूंगा क्योंकि सब्जेक्टिव में ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, लिमिटेड नंबर क्वेश्चन होते हैं। पर ऑब्जेक्टिव का कोई माए बाप नहीं जिधर मन तेरे से पूछ सकता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, और यही आपको नंबर उठा के देगा। ठीक है, तो अभी से समझ लो, अपने गली मोहल्ला में हल्ला कर दो भाई साहब प्रीतम अकाडमी तैयारी करा रही है। एक एक बच्चा बोलेगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही होले होले सा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखेगा, प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो भाई साहब परावर्तन जो होता है जस्ट लाइक अ प्रीतम अकाडमी, ये प्रीतम अकाडमी जैसा किसी के लिए भेदभाव नहीं करता है, सभी के लिए समान भाव रखता है। उसी प्रकार से परावर्तन जो होता है वह सभी जगह पे होता है, बशर्ते जिस पर परावर्तन होना है यानी परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए सभी परावर्तक पृष्ठ, डी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही जानदान सावधान क्वेश्चन है। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता तिरछा की होती है, तो याद रखिएगा आधी होती है। फोकस दूरी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, छोटा एफ से, वक्रता तिरछा को आर से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है एफ बराबर में r/2। तो देख सकते हो फोकस दूरी वक्रता तिरछा की आधी है, तो इसलिए 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई साहब ये ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि वक्रता तिरछा फोकस दूरी की होती है, तो याद रखिएगा 2 गुना होता है। जो आपके पास r है वक्रता तिरछा वो फोकस दूरी को 2 होता है यानी कि 2f होता है। याद रखिएगा बात, 2 गुना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। जैसे कि देखो ये प्रश्न आ चुका है, एक गोले दर्पण की वक्रता तिरछा आपको 20 सेंटीमीटर दिया, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? भाई साहब सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है, क्वेश्चन भी सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर मीटर का लोचा खत्म है। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो फॉर्मूला में। तो आपको क्या पूछा है? फोकस दूरी f का वैल्यू पूछा है, तो फॉर्मूला होता है f बराबर में r/2। r का वैल्यू 20 दे दिया यानी कि 20/2, काटो 10 सेंटीमीटर निकल कर आ गया, ठोको ताली, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण और आपका C पर हो, ठीक है, चाहे लेंसी का क्यों ना बात करें और C पर हो, तो जो आपका बिंब का जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी C पर ही बनेगा, समान साइज का बनता है। याद रखिए एक बात, बस अंतर इतना होता है दर्पण में कि आपका क्या बनता है, आभासी वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, तो सी पर ही होगा, बराबर साइज का बनता है। सी नंबर का, ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। भाई साहब अवतल दर्पण में 6 जगह पे बिंब को रखा जा सकता है, 6 तरह का प्रतिबिंब बनता है, जिसमें से 5 जगह पे आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बस 1 जगह पे आभासी बनता है, जिस कारण से आपका ए और बी जो कि आपको सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। अब किस जगह पे आभासी बनता है? आपका जब P यानी कि ध्रुव और R के बीच में यानी कि F के बीच में आपका अगर बिंब है तो प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बनता है, जो कि आपका आभासी होता है। होप कि आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर लिखते हैं, वाहनों के पक्ष दिश दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो भाई साहब अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या पे परवलयीय दर्पण का। तो याद रखिएगा बात कि हम लोग वाहनों के पक्ष दिश दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर कुकर में गोली दर्पण का उपयोग, किस गोली दर्पण का उपयोग होता है? तो सोलर कुकर में हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 9 नंबर का। किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले लेंस
दोनों की फोकस दूरी आपको -15 सेंटीमीटर दी है, तो दर्पण और लेंस संभवतः है। आपको एक दर्पण दिया है और एक पतला लेंस है, दोनों का दोनों का आपको एफ का वैल्यू दे दिया है -15 सेंटीमीटर। तो बताओ कि जो आपका दर्पण और लेंस है वो हो क्या सकता है। तो भाई साहब 15 पे ध्यान मत दो, वैल्यू पे ध्यान मत दो, चिन्ह पर ध्यान दो जो कि माइनस का चिन्ह है। और याद रखिएगा कि जो आपका अवतल, चाहे दर्पण बोलो या लेंस बोलो, दोनों का ही जो आपका पास एफ होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए 1 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, आपके पास अवतल हो जाएगा, लेंस भी अवतल होगा और दर्पण भी अवतल होगा। 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं, किसी लेंस की क्षमता जिसको हम लोग पी से नोट करते हैं और उसकी फोकस दूरी एफ के बीच संबंध होता है, तो जो पी होता है वो 1/f होता है। और याद रखिएगा लेंस की क्षमता कैसा मैटर, डायोप्टर होता है जिसे हम लोग बड़ा डी से नोट करते हैं। चलिए 11 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखिए। लेंस का आवर्धन का व्यंजक क्या होता है, वो होता है -v/u। तो याद रखिएगा ए नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा बस। और अगर दर्पण पूछ देता तो दर्पण में सिर्फ पॉजिटिव होता है। चलिए आगे बढ़ते 12 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। भाई साहब सीधा सीधी पूछ रहा है कि एक सामान्य जो आपका आंख होता है, यानी कि जो स्वस्थ आंख होता है, उसकी अल्पतम दूरी कितनी हो सकती है कि वो साफ देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। ए नंबर सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में आता है, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो भाई साहब नेत्र में हमारा क्या, कौन सा लेंस होता है, नेत्र में हमारा उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस में 6 जगह पे बिंब को रख सकते हैं हम लोग, तो 6 तरह का प्रतिबिंब बनता है। इस कारण से जो आपके पास मोस्ट ऑफ दी केसेस में जो आपके पास प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक में उल्टा बनेगा। ये नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। याद रखिएगा नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, जिसको क्रिस्टलीय लेंस बोला जाता है, वो उत्तल लेंस होता है। देखा कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है किस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 15 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, तो याद रखिएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। ये नंबर क्वेश्चन आप क्या करेक्ट हो जाएगा। भाई साहब समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई साहब लाइक जरूर कीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न पर लिखा हुआ है कि उपचयन में ऑप्शन में क्वेश्चन लिखा है कि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सिर्फ एक सही है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जबकि अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। चलिए 17 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, एक्स का नाम क्या है। बहुत कोई मारता है CaOH, भाई साहब गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में देख लो जब भी विलयन की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड मारिएगा CaO। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जहां पे है, जो कि बी नंबर के ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और सिर्फ ये पूछता है किस पदार्थ का उपयोग दीवार की सफेदी करने में क्या आता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मारते हैं CaOH का होल 2, पर विलयन की बात चल रही इसलिए CaO मारेंगे। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, याद रखिए बात, बी नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। और अधातु का अम्लीय होता है। अब जो यहाँ पे लिखा है कि चित्र ये जो दिया हुआ ये क्या दर्शाता है, ए नंबर का ऑप्शन में लिखा है कि जल की बर्बादी को रोका जाए, सांद्र अम्ल सांद्र क्षार वाले बर्तन में लगा चेतावनी, धूम्रपान से बचे, भोजन करने से पहले हाथ धोना। हे ठीक है। तो भाई साहब याद रखिएगा ये जो साइन होता है ये बेसिकली जो आपके पास सांद्र अम्ल हो या सांद्र आपके पास क्षार हो, जैसे कि आपके पास मान लो NaOH है जो कि एक बहुत ही प्रबल क्षारक है, या मान लो HCl है जो कि आपके पास प्रबल अम्ल है, तो उसका जो बर्तन होता है या फिर बोलो जो आपके पास कांच का जो उसके ऊपर रखा होता है उसमें इसका स्टिकर आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली ये दर्शाता है कि अगर अम्ल अगर आपका हाथ में गिर जाए या क्षार अगर आपके हाथ में गिर जाए या मेटल में या कहीं भी गिर जाए कपड़ा में, तो उसको गला देगा, सड़ा देगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, सांद्र यानी कि प्रबल अम्ल क्षार के वाले बर्तनों में लगा चेतावनी। सी बी नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, बी ही है ना। हाँ चलिए लिखा हुआ है कि क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है, तो क्षारक जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है और अम्ल H+ आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है बाबा, याद रखिएगा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से याद रखिएगा कि क्षार जो होता है वो धातु के साथ
अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बल्कि अम्ल सिर्फ धातु के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो क्लोर क्षार प्रक्रम में याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। बेसिकली इसे क्लोर क्षार इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक क्षार पदार्थ का निर्माण होता है जो कि आपके पास NaOH है और आपके पास एक क्लोरीन का निर्माण होता है Cl2 का, तो इस कारण से इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी बोला जाता है। ठीक है, जल का भी निर्माण होता है तो वो बात की बात है। लेकिन कि एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक है, वो पदार्थ क्या है? तो भाई साहब वो क्षार हो जाएगा, ना कि क्षारक। गड़बड़ी मत कीजिएगा। क्षार जो होता है वो आपका सूखा सूखी होता है जिसमें जल का मात्रा नहीं होता है। तो जिसमें जल हो यानी कि क्षारक में अगर जल मिला दोगे तो आपका क्षार बनता है, याद रखिए एक बात। और बेसिकली इसका सही आंसर क्षार हो जाएगा, क्षारक नहीं। और यही क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्वाद में आपका खट्टे होते हैं, ठीक है, और आपका ये संक्षारक प्रकृति होता है तो वो अम्लीय आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे? तो अम्लीय वर्षा का मान नॉर्मली देखा जाए तो 5.6 के अराउंड रहता है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, 5.6 के अराउंड रहता है। तो जो आपके पास 7 है ये तो पूरा न्यूट्रल है, तो ये तो हो नहीं सकता। जो 6.4 है ये भी नॉर्मल वाटर होता है, 6 भी नॉर्मली वाटर होता है, पर 5 जो होता है ये आपका अम्लीय वर्षा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसीलिए बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि से जलती है, वह कौन सा गैस है? अरे छोड़ो, सीधा सीधी क्वेश्चन कर रहा है कि आपके पास एक जलती हुई मोमबत्ती है और कोई आपके पास रिएक्शन हो रहा है जिसमें से गैस निकल रहा है। उस गैस के सामने अगर इस मोमबत्ती को लेकर जाओगे तो मोमबत्ती का जो चिंगारी वो फट 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 कर रहा है, तो याद रखेगा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो इसीलिए आपके पास सीनो कोर्स करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि अगर जलती हुई मोमबत्ती को अगर अभिक्रिया के सामने लेके जा रहे हो तो वो मोमबत्ती को बुझा दे रहा है, बुता दे रहा है, तो बताओ कौन सा गैस निकल रहा है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन और सारे बन सकते हैं उससे रिलेटेड मैं सब बता रहा हूँ भाई साहब। तो भाई साहब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका, एग्जाम को उसकी औकात दिखा के आना है, समझे ना। चलिए 26 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। भाई साहब उपयोग सभी होता है, याद रखिए एक बात, तीनों में से कोई सा भी एक होता है और एक होता है अवक्षेप का निर्माण। तो चारों में से अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, आपके पास गैस का उत्सर्जन या अवक्षेप का निर्माण, चारों में से कोई सा भी एक हो या दो हो या तीन हो या चारों का चारों हो तो वो कौन सा अभिक्रिया हो जाता है? रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए उपयोग सभी सही आंसर हो जाएगा। मानव में पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो मुख्यतः आपका छोटी आंत में होता है। बी नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। रक्त वाहिका जो रुधिर को हृदय से शरीर के भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? हृदय से जब शरीर तक जाता है रक्त तो वो किसके द्वारा जाता है? धमनी के द्वारा जाता है। और शरीर से हृदय में आता है तो याद रखिएगा शिरा के द्वारा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है 29 नंबर के पास हमें कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो भाई साहब जी हाँ कमेंट करके बता, प्लेटलेट्स करता है ना। जी हाँ यही सही आंसर हो जाएगा, बाकी इसका सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। 30 नंबर का ऑप्शन में लिखा है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जैसे कि वायवीय भाग जैसे कि पत्ता हो गया, तना हो गया, तो उस समय जो वो जल का हानि होता है वो क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो इस प्रकार से हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए भाई साहब। बात मानो, इतने क्वेश्चन करा डालूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि एग्जाम की औकात दिखा दोगे आप लोग और बोलोगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है भाई साहब, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।